आज की क्लास में 66वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और क्या पूछे गए, क्यों पूछे गए। आपके सामने प्रश्न पत्र होगा। 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, जो 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड क और खंड ख। और जो आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो 2 भाग में है, खंड क और खंड ख। खंड क में 2 भाग है, एक तो भाषा खंड। आप अपना पाठ्यक्रम और इस साल के प्रश्न को यदि देखते हैं तो भाषा खंड है, और दूसरा है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। और खंड ख में 2 पार्ट है, एक तो पद्य खंड जिसको आप कविता कहते हैं, और दूसरा है गद्य खंड। गद्य खंड। तो इस वर्ष अगर 66 के प्रश्नों को देखेंगे सिक्सटी बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो 3 प्रश्न पूछे गए भाषा खंड से। यहां से 3 प्रश्न पूछे गए और साहित्य के इतिहास से 3 प्रश्न पूछे गए। और खंड क में भाषा खंड से जो 3 प्रश्न पूछे गए उसमें एक तो अवधि था, और दूसरा मानक हिंदी, और तीसरा राजभाषा। अवधि, मानक हिंदी और राजभाषा, ये 3 प्रश्न पूछे गए भाषा खंड से। और साहित्य के इतिहास से जो पूछा गया, भक्ति आंदोलन में सूफी काव्य की विशेषता, और छायावाद से एक सवाल पूछा गया, और एक सवाल पूछा गया उपन्यास के विकास से। उपन्यास के विकास से इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए वो बहुत सरल थे। ये अलग बात है कि जो पिछले वर्ष जो पूछे गए थे सवाल, उसको देखते हुए जिन विद्यार्थियों ने कुछ गेस किया होगा तो गेस से कोई दिक्कत आई है, लेकिन औसत रूप से सवाल बहुत सरल थे। अवधि और अवधि का साहित्यिक विकास पूछा गया, जिसमें भक्ति आंदोलन से जोड़ करके सवाल पूछा गया। हम पढ़ते हैं प्रश्न। पहला सवाल अवधि का। मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधि भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। तो बहुत आसान सवाल था। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास बताइए। अवधि का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में। आप जानते हैं कि भाषा का विकास 2 रूपों में हम लोग देखते हैं, एक तो साहित्यिक रूप में और दूसरा व्याकरण के रूप में। तो आपसे क्या पूछा गया? साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का विकास बताइए और भक्ति काव्य का अनुशीलन करें। यानी भक्ति काव्य का मतलब क्या है? अवधि भाषा किससे जुड़ा हुआ है? सूफी काव्य से और राम काव्य से। तो इसके बारे में बताइए। बहुत आसान सवाल था कि अवधि का परिचय पहले दीजिए। अवधि कहाँ है? अवधि कब है? अवधि किस क्षेत्र में है? अवधि की उत्पत्ति कैसे हुई? और आप जानते हैं कि अवधि की उत्पत्ति अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से हुई है। 9वीं 10वीं की बोली भाषा के रूप में विकसित होती है, और पूर्वी कोसली बैसवाड़ी इसके कई नाम हैं। और अवधि भाषा का जो विकास है वो सूफी काव्य धारा, उसके पहले मुल्ला दाऊद चंदायन, उसके पहले अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की चर्चा करनी है, फिर उसके बाद मुल्ला दाऊद की चर्चा करनी है। और भक्ति काव्य पूछा जा रहा है। भक्ति काव्य का मतलब सूफी काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा इसकी। तो इससे बहुत ही सरल सवाल।
यानी ये पहले से ही आउट सवाल था आपका। तो अवधी भाषा का विकास, और कुछ उसमें व्याकरण भी लिख सकते थे लास्ट में, कम से कम 5 व्याकरण लिख दीजिए, यद्यपि वो पूछा नहीं गया। साहित्यिक भाषा का विकास, और आसान कैसे होगा, सूफी काव्य से उदाहरण देना है, जायसी से उदाहरण देना है, और बहुत सारे उदाहरण थे आपके पास। राम काव्य में सुंदरकांड से, अयोध्या कांड से, रामचरितमानस से उदाहरण देना है, और भक्ति काव्य का महत्व भी बताना है कि आखिर अवधि ने दिया क्या। अवधी भाषा ने अपने साहित्यिक रूप से, यानी सूफी काव्य परंपरा में और राम काव्य परंपरा में इनका योगदान क्या है। तो आप जानते हैं कि इन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों को, निर्गुण भक्ति के रूप में सूफी काव्य और सगुण भक्ति के रूप में राम काव्य, दोनों स्तरों पर भक्ति इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता प्रेम एक जीवन मूल्य के रूप में स्थापित किया। समन्वय की बहुत कोशिश की अवधी भाषा ने, सूफी काव्य के तहत भी और राम काव्य के अंतर्गत भी। सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध किया, लोक संस्कृति की बात की, और सांस्कृतिक प्रश्नों को लोक भाषा में व्यक्त किया। अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करती है ये रचनाएं, और इसमें से कुछ उदाहरण देना था। तो बहुत आसान सवाल है ये, अवधी भाषा का भक्ति काव्य, अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन करें, यानी सूफी काव्य से उदाहरण। और उदाहरण आप दे सकते थे, बहुत सरल सा उदाहरण, फूल मरे पे मरे न बासु। आप समन्वय से मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, राम काव्य से भी दे सकते थे, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो बहुत सारे सरल उदाहरण हैं। सुंदरकांड से उदाहरण, तो ये सब उदाहरण देने थे। यानी मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में, मध्यकाल का मतलब है 13वीं से 17वीं सदी के बीच, अवधी भाषा का डेवलपमेंट बताइए, और भक्ति काव्य के रूप में रचित जो अवधी भाषा में जो रचित भक्ति काव्य है उसका अनुशीलन कीजिए। सूफी काव्य और राम काव्य के बारे में चर्चा करनी है, फिर निष्कर्ष देना है कि कैसे अवधी भाषा धीरे धीरे क्रमशः पराभव की तरफ जाती है रीतिकाल में, और अवधी भाषा ने किस तरह से राजनीतिक प्रश्नों को राम काव्य के साथ राम राज्य की प्रस्तावना करते हुए, सांस्कृतिक प्रश्नों से जूझते हुए, और किस तरह से आज कैसे प्रासंगिक है। यानी बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, आपके पास प्रश्न पत्र होगा, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। मानक हिंदी, यानी दूसरा सवाल था भाषा खंड से, पहला अवधि का, दूसरा मानक हिंदी। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। मानक हिंदी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड हिंदी। इसका मतलब क्या है कि व्याकरण जिसका निश्चित हो जाए वैसी हिंदी, यानी परिनिष्ठित हिंदी, इसी को मानक हिंदी कहते हैं। और यही मानक हिंदी आगे चल करके राजभाषा के रूप में स्वीकृत होगी। मानक का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड, यानी हर जगह एक जैसा, यानी जिसका ग्रामर निश्चित हो। और यही प्रश्न है कि मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। मानक हिंदी का फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? मानक हिंदी होने से भाषा का विकास होता है, वैज्ञानिक विकास होता है, तकनीकी विकास होता है। तो विकास के लिए परिनिष्ठित हिंदी की आवश्यकता है। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, तो मानक हिंदी क्या है, मानक हिंदी क्यों जरूरी है, और व्याकरण का क्या मतलब है? व्याकरण का मतलब है कि इसकी ध्वनि रचना क्या है, इसकी रूप रचना क्या है, इसकी शब्द रचना क्या है, और वाक्य रचना क्या है। 4 भागों में लिखना था। ध्वनि रचना का मतलब स्वर और व्यंजन से था। रूप रचना का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, कारक व्यवस्था से था। और शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये मानक हिंदी का व्याकरण और अवधि, ये 2 सवाल आपसे भाषा खंड से, और एक सवाल तीसरा राजभाषा का पूछा गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के विविध पक्षों का विश्लेषण कीजिए। तो राजभाषा के रूप में हिंदी, इसमें भाग 5, भाग 6 और भाग 17 की चर्चा करनी थी। आर्टिकल 120, 210 की चर्चा करनी थी। राष्ट्रपति का आदेश क्या है, राजभाषा आयोग क्या है, राजभाषा अधिनियम क्या है। यानी 47 के बाद अब तक जो स्थितियां रही हैं राजभाषा से संबंधित, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान हैं और क्या समस्याएं आती हैं व्यवहारिक स्तर पर इसको लागू करने में।
तो ये 3 सवाल, और बहुत आसान सवाल थे ये, जिसमें से या तो आप तीनों लिख सकते थे या कोई 2 लिख सकते थे। तो ये 3 सवाल भाषा खंड से पूछे गए। साहित्य के इतिहास से पूछा गया कि सूफी काव्य, मैं पढ़ दे रहा हूं सवाल, हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां का मतलब विशेषताएं, और उपलब्धियां मतलब देन, यानी इसने समाज को क्या दिया, उसकी व्याख्या कीजिए। तो हिंदी सूफी काव्य का क्या मतलब है? सूफी काव्य का मतलब है, और इसके जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं उनका नाम है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी रचना पद्मावत। और सूफी काव्य परंपरा जो अवधी भाषा में शुरू होती है वो होती है मुल्ला दाऊद के चंदाइन से, और उसके बाद मंझन की मधुमालती है, उस्मान की चित्रावली है, बहुत सारी रचनाएं, जिसमें जो पॉपुलर रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, जो प्रेम काव्य है। और कह रहा है सवाल कि उसकी उपलब्धियों की बात कीजिए। तो उपलब्धियों का मतलब उसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए, उसने दिया क्या। तो आपके नोट्स में बिल्कुल इसको 600 शब्दों में आपने लिखा हुआ है। जैसे अगर कहा जाए कि सूफी काव्य, सबसे पहले इसमें क्या देते, परिचय लिखते, कौन कौन सूफी काव्य में हैं, समय क्या है, और इसके बाद उपलब्धियों की चर्चा करते, विशेषताओं की चर्चा। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या है कि प्रेम की एक विराट कल्पना प्रस्तुत करती है रचना, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, आप उदाहरण देते। दूसरी विशेषता क्या है, पॉइंट फॉर्म में इसको लिखा जाता, बहुत आसान। पहला प्रेम, दूसरा समन्वय, समन्वय की कोशिश की, और समन्वय की कोशिश संवेदना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, यानी सबको मिला जुला करके एक साथ सांस्कृतिक समन्वय, सांस्कृतिक संगम का काम किया। और यही कारण है कि आज भी जो सूफी चिंतक हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के और पूरा जो सूफी काव्य परंपरा है आज तक, सभी सूफियों को आदर दिया जाता है, और चिश्ती साहब की दरगाह पर, मज़ार पर सब लोग जाते हैं। तो सूफी काव्य की पहली विशेषता क्या है कि प्रेम एक जीवन मूल्य के रूप में प्रस्तावित किया। दूसरी, और ये प्रेम कैसा था, लौकिक प्रेम था। दूसरी विशेषता क्या है, समन्वय। तीसरी विशेषता क्या है, अपने समय की जड़ता का विरोध करना, सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध करना। इसके बाद चौथी विशेषता है लोक संस्कृति की बात करना, लोक संस्कृति की प्रतिष्ठा। लोक प्रकृति पर, पांचवी बात, लोक प्रकृति पर चर्चा करना। इसके बाद इतिहास और कल्पना का समन्वय, इतिहास की बातें भी हैं और कल्पना की बातें भी हैं। इसके बाद है गुरु की प्रतिष्ठा। पूरी कथा आपने, पूरी फिल्म भी देखी होगी, पद्मावत फिल्म, तो गुरु की प्रतिष्ठा। इसके बाद लोक भाषा की बात करती है, लोक भाषा कैसी है, ग्रामीण अवधि, ठेठ अवधि। तो हिंदी सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को, 6-7 विशेषताओं को लिखना था, और कम से कम 6-7 उदाहरण देने थे। बहुत ही अंकदायी सवाल था, हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। और निष्कर्ष देना था अवधी भाषा में किस तरह से ये रचित है, और कैसे भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख धारा है जिसको सूफी काव्य धारा कहते हैं या प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहते हैं, और इसके जो रचनाकार हैं उन्होंने दिया क्या समाज को। पांचवा जो सवाल था वो था छायावाद से, और छायावाद और रहस्यवाद का अंतर स्पष्ट करते हुए छायावाद के काव्य वैशिष्ट का निरूपण करें, ये प्रश्न था। छायावाद के काव्य, काव्य का मतलब कविता, वैशिष्ट का मतलब विशेषता। तो छायावाद और रहस्यवाद में अंतर बताइए। आपने पढ़ा है कि रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद 2 प्रकार का आपके कोर्स में है, एक तो मध्यकालीन रहस्यवाद और दूसरा आधुनिक रहस्यवाद। मध्यकालीन रहस्यवाद हम लोग कबीर और सूफियों के यहाँ देखेंगे, और आधुनिक रहस्यवाद छायावाद में दिखाई देगा, और फिर आगे चल करके अज्ञेय की रचना में सृजनात्मक या नव्य रहस्यवाद दिखाई देता है। तो छायावाद और रहस्यवाद का अंतर बताइए। छायावाद की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले बताना था कि छायावाद शब्द आया कहाँ से, छायावाद का मतलब क्या है, और छायावाद को रहस्यवाद से क्यों जोड़ा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, और फिर शुक्लोत्तर आलोचना में क्या कहा गया, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, फिर उसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा, और कैसे छायावाद नवजागरण की अभिव्यक्ति माना गया, लेकिन प्रारंभ में छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ा गया। और बाद में ये कहना है कि छायावाद में
नवजागरण की चेतना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है, मैं शैली है, कल्पनाशीलता है, प्रकृति चित्रण है, शक्ति समन्वय है, तत्सम भाषा है, मुक्त छंद है। तो इस तरह के छायावाद की विशेषताएं, छायावाद के काव्य वैशिष्ट्य का निरूपण करें और उदाहरण देना है और बताना है कि रहस्यवाद इसकी एक विशेषता है। छायावाद और रहस्यवाद एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। रहस्यवाद उसकी एक विशेषता है, उसकी एक प्रकृति है। तो ये प्रश्न 5वां सवाल ये भी अंकदायी था, यानी छायावाद और रहस्यवाद का अंतर बताइए और छायावाद की कविता की विशेषता बताइए। और उदाहरण आपको कहाँ से देने थे? आप कामायनी से दे सकते थे, राम की शक्ति पूजा से दे सकते थे, सरोज स्मृति से। ये सब छायावाद की प्रतिनिधि रचनाएं। छठा जो सवाल था कि हिंदी उपन्यास के विकास की रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। हिंदी उपन्यास और उसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताइए। तो ये प्रश्न भी आसान था, सरल था और इसको चार्ट के माध्यम से लिख सकते थे। सबसे पहले क्या लिखते कि उपन्यास क्या है, उपन्यास कब से, हिंदी उपन्यास का विकास कब से होता है। तो आप जानते हैं कि हिंदी उपन्यास का विकास 1882 से लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से होता है। और प्रेमचंद से पहले उपन्यास की स्थिति क्या है, उपन्यास का विकास क्यों हुआ? तो आप जानते हैं कि उपन्यास का विकास पूंजीवाद के कारण हुआ, मध्य वर्ग के कारण हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण हुआ। तो पूंजीवाद की एक अमूल्य भेंट है मध्य वर्ग को उपन्यास। और थोड़ी चर्चा आपको करनी थी कि महाकाव्य और उपन्यास में डिफरेंस क्या है और फिर उपन्यास का डेवलपमेंट क्या है। तो उपन्यास के डेवलपमेंट में आप कैसे लिखते? प्रेमचंद पूर्व उपन्यास क्या लिखा गया और प्रेमचंद जो पूर्व उपन्यास लिखे गए उसमें कैसे उपदेश प्रधान लिखे गए, कैसे अय्यारी किस्म के उपन्यास लिखे गए, मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे गए। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता की चर्चा करनी थी कि खत्री साहब ने कहा था कि मैंने जो उपन्यास लिखा है वो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा है, यथार्थ कहने के लिए नहीं लिखा है। इसके बाद आपके पास लिखने के लिए था कि उपन्यास की कर्म भूमि भी बदली और उसका कायाकल्प भी किया प्रेमचंद ने, कथा सम्राट प्रेमचंद ने। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रेमचंद ने किया क्या, इसकी चर्चा करनी थी कि प्रेमचंद ने कैसे कथानक में चेंज किया, चरित्र में चेंज किया, घटनाओं में चेंज किया, उद्देश्य बदला, भाषा बदली, कैरेक्टर बदल दिया। तो ये सब बातें लिखती थी। फिर उसके बाद प्रेमचंदोत्तर उपन्यास क्या क्या थे, प्रेमचंद के बाद मनोवैज्ञानिक धारा का उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, महिला लेखन का उपन्यास, दलित लेखन की धारा, समकालीन उपन्यास। तो इन सब की चर्चा करनी थी, यानी शीर्षक के आधार पर चार्ट के साथ इस प्रश्न को लिखना था। यानी खंड क से जो 6 प्रश्न पूछे गए ये सभी 6 प्रश्न आसान थे और अंकदायी थे, कहीं टेढ़ा प्रश्न नहीं था। ये अलग बात है कि पिछले वर्ष को देखते हुए जिन लोगों ने तैयारी की होगी वहाँ पर समस्या आएगी, कई सारे छोड़ करके। होता क्या है कि सिलेबस इतना छोटा है, पाठ्यक्रम इतना छोटा है कि जब हम पिछले वर्ष को छोड़ने लगते हैं तो कई बार दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश ये करना है कि सफलता के लिए पूरा कोर्स पढ़ना है और सभी कोर्स का जो मुख्य सवाल है, और ज़्यादा सवाल बनते नहीं, 1-2 सवाल बनते हैं, उन सबको लिख करके प्रैक्टिस करना है। यानी अब की जो स्थितियां होंगी वो पूरा कोर्स पढ़िए। तो पूरा कोर्स का मतलब है कि अब किसी को भक्ति, इस बार जो भक्ति काल से कई सारे प्रश्न पूछ दिए गए, यानी 4-4 सवाल भक्ति आंदोलन से पूछे गए। इनफैक्ट कहिए कि 5 सवाल पूछ दिए गए, यानी आपको 300 अंक का पेपर है, उसमें 5 सवाल, 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, यानी 1, 4 अवधी भाषा भी भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1, 4, 7, 8, 9 5 प्रश्न ही भक्ति आंदोलन से पूछ लिए गए। यानी जो प्रश्नकर्ता थे, जो प्रश्न सिलेक्शन कर रहे थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन को ज़्यादा तरजीह दी और 5 प्रश्न यानी करीब 250 अंक के प्रश्न कहाँ से पूछ लिए गए, केवल एक चैप्टर से, भक्ति आंदोलन, जो व्यापक भी है और हिंदी आलोचना के केंद्र में भी है। तो भक्ति आंदोलन की उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी रहती है हर साल के प्रश्नों में, लेकिन इस वर्ष ज़्यादा पूछ लिए गए भक्ति आंदोलन से। लेकिन जो भी पूछे गए वो सब सरल प्रश्न पूछे गए, बहुत आसान। उदाहरण के लिए खंड ख में जब आप आएंगे
तो खंड ख में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हो, 10वीं तक भी पढ़ा हो, वो भी लिख सकते हैं। कबीर की प्रासंगिकता बताइए। कबीर की प्रासंगिकता की युक्ति युक्त मीमांसा कीजिए। मीमांसा मतलब विवेचन कीजिए। कबीर की प्रासंगिकता क्या है? तो इससे सरल सवाल हो नहीं सकता। और ये भक्ति आंदोलन का सवाल था, जिन्होंने कोई तैयारी भी न की हो, वो भी 4-5 उदाहरण अगर उनको याद है तो लिख सकते थे। कबीर की प्रासंगिकता आपको क्लास में बताया गया है कि सबसे पहले कबीर की भूमिका दीजिए। ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत हैं, और निर्गुण ज्ञानाश्रयी संतों में कबीर हैं, रैदास हैं, मलुकदास हैं, दादू दयाल हैं, रज्जब हैं, कई सारे लोग हैं। उसमें कबीर एक प्रतिनिधि रचनाकार हैं, तो इनका समय 15वीं सदी है, सिकंदर लोदी के समय है। और प्रासंगिकता का मतलब क्या हुआ? उनके विचारों की प्रासंगिकता। और इसका अर्थ है कि कबीर 15वीं सदी में कैसे प्रासंगिक हैं, आज के समय में कैसे प्रासंगिक हैं, और भविष्य में कैसे, सार्वकालिक रूप से कैसे। तो प्रासंगिकता का जो सवाल है वो 3 डायमेंशनल होता है। यानी जब भी कहीं प्रासंगिकता का प्रश्न हो तो आप क्या लिखेंगे कि उस समय जब रचना लिखी जा रही थी, यानी जब रचनाकार अपने समय के साथ हस्तक्षेप कर रहा था रचनात्मक रूप से, उस समय यानी 15वीं सदी में, और वर्तमान जो उत्तर आधुनिक समाज में हम लोग जी रहे हैं, यानी उदारीकरण के 30 वर्षों के बाद 2021-22 की जो स्थितियां हैं, इस समय कबीर की प्रासंगिकता क्या है और फिर आगे सार्वकालिक रूप से क्या होगी। तो बहुत ही आसान इसको लिखा जा सकता था कि सामाजिक प्रासंगिकता क्या है, पहला। दूसरा लिख सकते थे इसकी धार्मिक प्रासंगिकता क्या है, और सबका उदाहरण देते। जैसे मान लिया सामाजिक प्रासंगिकता में लिखते कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जातिवाद की समस्या आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक समाज से लेकर के आज तक किस तरह से विद्यमान है, और कबीर कैसे प्रासंगिक है। मध्यकाल में भी जब जाति का संस्थागत चेहरा दिखाई देता है, और आज भी राजनीति का, अर्थ का अगर नियामक जाति हो तो इस पर कबीर प्रासंगिक होंगे, और भविष्य में भी जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह से धर्म और सांप्रदायिक विचारों का, कट्टरपन का, जो कट्टरता बढ़ती जा रही है, और कबीर कैसे प्रासंगिक होंगे जब वो कहते हैं कि हिंदू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम न कोई जाना। तो इस तरह से बहुत आसान कविताएं। फिर उसके बाद आप लिखते कि आर्थिक प्रासंगिकता क्या है, फिर उसके बाद भाषाई प्रासंगिकता क्या है, इसके बाद दार्शनिक प्रासंगिकता क्या है, फिर उसके बाद व्यक्तित्व के स्तर पर उनकी प्रासंगिकता क्या है। व्यक्तित्व के स्तर पर मन, वचन और कर्म की जो एकता है कबीर में, कबीर जैसा कहते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। और आज शब्द और आचरण का जो द्वैत बढ़ता जा रहा है, यानी हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कबीर की प्रासंगिकता यहाँ दिखाई देती है। तो 7वां सवाल बहुत ही आसान था, यानी जिन्होंने केवल 10वीं तक भी समझ पैदा की होगी अच्छे से तो वो भी लिख सकते हैं, और क्रम से केवल लिखना था। ये बात सही है कि कुछ लोगों ने भक्ति आंदोलन को छोड़ दिया होगा, और जब हम गेस करने के उसमें जाते हैं कि प्रश्नों को गेस किया जाए, और हो जाता है कि आसान सवाल पूछ दिया गया, तो समस्या यही होती है। कई लोगों को दिक्कत आई होगी क्योंकि इतना आसान सवाल पूछा गया कि जब हम तैयार नहीं करते सरल प्रश्नों के लिए भी तो वहाँ दिक्कत आती। 8वां सवाल पूछा गया कि सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत आसान सवाल था। सूरदास आपके कोर्स में है। सूरदास भक्ति आंदोलन और सगुन कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। सूरदास का समय आप जानते हैं 1478 से 1583 इनका समय है, 15वीं से 16वीं सदी, यानी ये समय राजनीतिक रूप से अकबर का कालखंड है। और यहाँ सूरदास ने लिखा है सूर सागर नाम की रचना, सूर सारावली नाम की रचना, और साहित्य लहरी नाम की रचना। अब प्रश्न पे आइए कि सूर की राधा, आपके कोर्स में सूर सागर है, भ्रमर गीत सार है, हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, यानी ये सवाल संवेदना पक्ष से है। सूर की राधा, राधा और कृष्ण पर बहुत लोगों ने लिखा है। जिस प्रकार पर राम पर लिखा गया है, राम पर तुलसीदास कह रहे थे कि नाना भांति राम अवतारा, अनेक प्रकार से राम का अवतार हुआ है। रामायण सतकोटि अपारा, सैकड़ों प्रकार के रामायण हैं, और ये रामायण वाल्मीकि से लेकर के और
तुलसी तक, निराला तक, धर्मवीर भारती तक बहुत तरह के हैं। कृतिवास का रामायण है, अपभ्रंश भाषा में रामायण है, तमिल भाषा में रामायण है। ठीक उसी प्रकार सूरदास ने जो राधा और कृष्ण की चर्चा की है, राधा और कृष्ण भी कई प्रकार के हैं। आप जानते हैं कि उपनिषद में भी हैं, पुराणों में, भागवत पुराण में हैं, छांदोग्य उपनिषद में हैं। फिर उसके बाद आप आगे चल करके देखेंगे तो बंगाल में जयदेव के यहाँ हैं, बिहार में आपके यहाँ विद्यापति के यहाँ हैं। विद्यापति ने पदावली में राधा और कृष्ण की चर्चा की है। उसके बाद आगे चल करके कई सारे आधुनिक काल में भी राधा पर लिखा गया है। लेकिन अब प्रश्न पे आइए, सूर की राधा, तो सबसे पहले सूरदास को बताना है, फिर उसके बाद राधा की चर्चा कहाँ होती है इसको बताना है, और इसी के साथ बताना है कि राधा पर अन्य लोगों ने क्या चर्चा की है। विद्यापति ने कैसा किया है, विद्यापति ने श्रृंगारिक राधा की बात की है, श्रृंगारिक कृष्ण की बात की है। लेकिन सूरदास ने मध्यकालीन जो सगुण भक्ति आंदोलन है उसमें राधा को नारी सशक्तिकरण से जोड़ा है। यानी सूरदास की राधा व्यवहारिक है, सामाजिक है, लोक संस्कृति के साथ है, सामंतवाद का विरोध करती है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का विरोध करती है, और आप कह सकते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण की कोशिश वो प्रश्न कर सकती है कृष्ण से, वो प्रश्न कर सकती है उद्धव से। और इस तरह से किस प्रकार एक अभिनव राधा है, एक नई राधा है, एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्नों के साथ और उसको समझने वाली राधा है। तो यही सवाल है कि सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम, अनुपम मतलब नया, अनुपम मतलब नवीन, अनुपम मतलब नवाचारी, अनुपम सृष्टि है। सृष्टि है मतलब रचना। यानी सूरदास ने जिस राधा की चर्चा की है वह हिंदी साहित्य की अनुपम रचना है, अनुपम सृष्टि है, अनुपम कल्पना है। तो सूरदास ने कृष्ण और राधा और भ्रमर गीत सार के माध्यम से, और आपको बताना है कि भ्रमर गीत तो बहुत लोगों ने लिखा, पहले भी लिखा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी लिखा गया, कालिदास ने भी लिखा। आगे चल करके हम देखेंगे कि नंददास की भी राधा है जो बहुत पढ़ी लिखी राधा है। तो थोड़ा उदाहरण विद्यापति का देना है, एक आध उदाहरण नंददास का देना है, और फिर बताना है कि देखिए विद्यापति की राधा अलग है। राधा तो प्रश्न करते हैं कि उधो कोकिल कूजत कानन, हे उधो कोयल कूक रही है कानन में। तो राधा की जो विशेषताएं हैं और भ्रमर गीत सार का जो उद्देश्य है वही इस प्रश्न में लिखना है। तो इन प्रश्नों को आपकी कॉपी में, जिन्होंने पढ़ा है उनकी कॉपी में है, और ये भी बहुत आसान सवाल। इस वर्ष के प्रश्न की विशेषता क्या है, इस वर्ष जो 66 में पूछा गया, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता था, बहुत आसान सवाल। लेकिन इस साल की कठिनाई क्या थी, कठिनाई ये थी कि अगर पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखा जाए और उसके आधार पर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तब कठिनाई आती है। लेकिन औसत रूप से भी जिसने तैयार किया है सभी चैप्टर को, बिल्कुल औसत रूप से, उनको ये महसूस होगा कि इस वर्ष के सवाल काफ़ी आसान हैं और काफ़ी अंकदायी हैं। और आप देखेंगे कि 66वीं बीपीएससी में 200 से ज़्यादा अंक लाने वाले कई लोग मिलेंगे। यद्यपि जिन्होंने बहुत सिलेक्शन करके, बहुत छांट करके, बहुत हटा करके जिसकी तैयारी की है तो उनको दिक्कत आई होगी। लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद जितना आसान सवाल है, इस आसान सवाल में 200 से अधिक अंक लाना या 190 से अधिक अंक आना, 60% से अधिक अंक आना, 180 प्लस आना, 200 प्लस आना, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्योंकि प्रश्न इतने सरल हैं कि सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ बेहतर ही लिखा होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास भारतीय संस्कृति के सच्चे आराधक और गायक रचनाकार हैं। प्रमाणित कीजिए कि तुलसीदास का मतलब है 1532 से 1623, अकबर का शासनकाल है इस समय, और 16वीं 17वीं सदी के राम भक्त रचनाकार हैं तुलसीदास। और इनकी जो मुख्य रचना है जो आपके कोर्स में है, रामचरितमानस, और दूसरी रचना कवितावली। और इसके आधार पर कहना है कि भारतीय संस्कृति के सच्चे आराधक और गायक, आराधक मतलब जानने वाले, पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, यानी उसको समझने वाले, उसको गुनने वाले, उसके अध्येता रचनाकार, और गायक मतलब उसको गाने वाले, गाने वाले मतलब लिखने वाले, बोलने वाले, अभिव्यक्ति देने वाले। तो तुलसीदास भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, भारतीय संस्कृति को जानने पहचानने वाले तुलसीदास एक बड़े रचनाकार हैं, बड़े भक्त हैं, गायक रचनाकार हैं।
तो भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है समन्वय, अंतर विरोधों का समन्वय। और आप जानते हैं कि तुलसीदास के लिए कहा गया कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय का अपार धैर्य हो। तो भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत विशेषता है समन्वय, तो पहली विशेषता आप क्या लिखते हैं कि तुलसीदास परिचय लिखने के बाद, उनकी रचनाओं के नाम के बाद आप कहते हैं कि देखिए समन्वय भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। फिर उसके बाद आप बताते कि किस तरह से पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र को तुलसीदास पहचानते हैं, अयोध्या कांड से उदाहरण देते, चित्रकूट सभा से उदाहरण देते। तो अगर राम काव्य की विशेषता जिसको पता है, लोक संस्कृति, लोक भाषा, समय के यथार्थ का चित्रण, आदर्श का चित्रण, राम राज्य की परिकल्पना, प्रेम की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात, इन्हीं सब चीज़ों को पॉइंट फॉर्म में लिखना है। प्रश्न संख्या 10 अगर देखा जाए, ये भी बहुत आसान सवाल था। गोदान में उपन्यास से पूछा गया, गोदान में प्रेमचंद का समग्र जीवन अनुभव अपनी विशदता के साथ अभिव्यंजित हुआ है। गोदान में प्रेमचंद का जो टोटल जीवन अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पूरी व्यापकता के साथ, विशदता मतलब व्यापकता के साथ अभिव्यंजित हुआ है। यानी प्रेमचंद ने जो समाज का अनुभव लिया, जो आर्थिक संरचना का अनुभव लिया, जो धार्मिक संरचना का अनुभव लिया, जो सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी ली, यानी गोदान एक व्यापक रचना है जिसमें प्रेमचंद के समग्र जीवन अनुभव को बताया गया है। अब समग्र जीवन अनुभव का मतलब क्या है, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं कि सामंती जीवन अनुभव क्या है, सामंती समस्याएं पहला, दूसरा पूंजीवादी समस्याएं। और ये कहा जाता है कि सामंतवाद और पूंजीवाद की समस्याओं को जाने बिना गोदान को समझा ही नहीं जा सकता, गोदान को पढ़ा नहीं जा सकता। तो सामंती समस्याएं, पूंजीवादी समस्याएं, धर्म और संस्कृति की समस्याएं, भाग्यवाद की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, नारी जीवन की समस्याएं, ग्राम और नगर जीवन की समस्याएं, कृषक जीवन की समस्या। अब अगर कोई विद्यार्थी 6-7 पॉइंट ये लिखता है और उसके अनुसार उसको थोड़ा विस्तार दे देता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी गोदान का केवल संवेदना पक्ष से सवाल था और इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। यानी गोदान का सवाल काफ़ी आसान, भक्ति आंदोलन से 5 सवाल आसान है, हिंदी उपन्यास का विकास ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया और ये टेस्ट में कई बार ये सवाल तो रिपीटेड है, आचार्य शुक्ल के निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है चिंतामणि भाग 1 जो आपके कोर्स में है, जिसमें 10 निबंध आपको पढ़ने हैं, और उसमें बार बार ये कहा ही जाता है कि यही एक सवाल बनता है कि आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषता बताइए। यही सवाल बार बार पूछा जाता है, मात्र एक सवाल ही इसमें तैयार करना है। और क्वेश्चन है कि विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है, यानी व्यक्तित्व की विशेषता शुक्ल जी की और जो विषय है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि यह विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान दोनों का समन्वय है और एक बेहतर समन्वय। इसमें विषय की भी विशदता है, यानी विषय की व्याख्या भी है, सूत्र रूप में व्याख्या है, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत उदाहरण के साथ, विस्तार के साथ भी है, सूत्र शैली में भी है। और व्यक्ति प्रधान का मतलब है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं, यानी शुक्ल जी का जो व्यक्तित्व है वो भी इन निबंधों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखेंगे तो 2 व्याख्या पूछी गई है और दोनों व्याख्या बिल्कुल आसान, एक चंद्रगुप्त नाटक से है और दूसरा अंधेरे में से है। अब व्याख्या का हम पढ़ लेते हैं। जयघोष तुम्हारे चारण होंगे, हत्या, रक्तपात, अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजय तृष्णाकांत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र किसको कहा गया, सिकंदर को कहा गया। अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। ये कौन कह रहे हैं, चंद्रगुप्त नाटक का है। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, 1931 में लिखा है। और चंद्रगुप्त नाटक भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों को बताता है। याद कीजिए कि 1931 का मतलब है साम्राज्यवाद, ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समय है, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का समय है। और व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का जवाब गांधी जी भी दे रहे थे अपने नमक आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और हमारे युग के साहित्यकार भी लिख रहे थे, निराला भी लिख रहे थे
अंग्रेजों को यहाँ से जाना होगा, शिवाजी को पत्र उन्होंने लिखा, राम की शक्ति पूजा में भी लिखा, और कई सारी रचनाओं में साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए निराला, सरस्वती वंदना में भी स्वतंत्रता मांगते हुए। ठीक वैसे ही जयशंकर प्रसाद भी अपनी कामायनी में, अपने नाटकों में, चंद्रगुप्त नाटक में, स्कंदगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों को बताते हैं। उसी में से चंद्रगुप्त नाटक आपके कोर्स में है और वहाँ का एक कैरेक्टर है, और वो ऋषि है, महात्मा है, डांडायन, जो भारतीय दर्शन के और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के उन्नायक हैं। और वही डांडायन कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सिकंदर को कि सावधान अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। और फिर आगे वो कहते हैं कि देखो भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त तुम्हारे सामने बैठा है। अब इसमें व्याख्या में क्या था, संदर्भ लिखते, प्रसंग लिखते, फिर उसके बाद बताते कि किसने कहा है, किससे कहा है, और इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है, जयघोष तुम्हारे चारण होंगे, यानी तुम्हारे जो चाटुकार होंगे वो तुम्हारे जयघोष करेंगे। और यही करते हैं जो चाटुकार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जय जय की रट लगाते हैं, महान बताते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा चारण नहीं हूं, जयघोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं है। अलक्षेंद्र सावधान, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अगर तुम लगातार जीतने की जो उत्कंठा पाले हुए हो, एक भूख जो पाले हुए हो, अगर विजय है तो सुव्यवस्था के लिए है, सुशासन के लिए है, प्रजा के कल्याण के लिए है। राजा होता क्या है, अब यहाँ तुलना आप कर सकते थे कि तुलसीदास क्या कहते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। या राज व्यवस्था जो है, और जो राजा अगर प्रजा को दुख देता हो तो वो राजा क्या है, नरक जाने का अधिकारी है। और यहाँ पर प्रसाद भी कह रहे हैं कि केवल विजयों से राज सत्ता की सुव्यवस्था तो बढ़ सकती है, लेकिन चेतावनी है कि भाई अपनी प्रजा के कल्याण में लगो, सुशासन में लगो, क्योंकि प्रजा का कल्याण ही अंतिम सत्य है और यही राजतंत्र का, यही प्रजातंत्र का लक्ष्य भी है। तो ये बहुत आसान। दूसरी जो व्याख्या थी वो मुक्तिबोध के अंधेरे में, और आप जानते हैं कि 1964 की रचना है अंधेरे में, पर आप उसके कथ्य को जानते हैं कि अंधेरे में का मतलब क्या है कि भारतवर्ष की जो अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, उस क्यों नहीं हुई प्रगति और अंधेरा क्यों है, उसमें विधायिका कैसे दोषी है, उसमें मध्य वर्ग कैसे दोषी है, उसमें पत्रकारिता कैसे दोषी है। और मध्य वर्ग से ये सवाल पूछते हुए सर्वहारा वर्ग, तो ये अंधेरे में जो कविता है 1964 की रचित मुक्तिबोध, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है, वही सर्वहारा, जो मेरी ही अभिव्यक्ति है। मुक्तिबोध कहना चाहते हैं कि हम हैं कौन, मध्य वर्ग के लोग हैं कौन, उसी सर्वहारा वर्ग से ही आए हैं, जिन्होंने कुछ पूंजी, कुछ नौकरी, कुछ शिक्षा प्राप्त करके वो मध्य वर्ग में आ गया है। तो यही कर वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह, निसंभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, मेरी पूर्णता का आविर्भाव है वह, मेरी संभावनाओं का विकास है वह, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, आत्मा की प्रतिमा। तो ये भी बहुत आसान सी व्याख्या, और व्याख्या भी आप कर सकते थे। तो ये 12 सवाल हैं, यानी इस वर्ष जो 66 में सवाल पूछे गए वो बहुत आसान, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता था। 12 के 12 प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न आसान थे, और इन 12 प्रश्नों में आपको लिखना 6 था। हाँ, दिक्कत जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिक्कत यह है कि जिन्होंने पिछले वर्ष के प्रश्न को देखते हुए सिलेबस को छांट करके सीमित करके पढ़ा है और केवल उतना ही पढ़ा है, तो दिक्कत आती होगी। लेकिन जिन्होंने औसत रूप से भी, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल औसत रूप से भी एक सामान्य ज्ञान हासिल किया है, हिंदी का जो सामान्य विद्यार्थी है वो अच्छा लिखा होगा। और जिन्होंने सबको छोड़ते हुए केवल मुख्य प्रश्नों को पढ़ लिया है तो उनको दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लीजिए जिन्होंने केवल तैयार किया होगा, चंद्रगुप्त तैयार किया होगा, अंधेर नगरी और कुछ प्रश्नों को तैयार किया होगा, तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन जिसको औसत भी समझ है वो ये कह सकता है कि इससे सरल सवाल हो नहीं सकता था। यानी पहले होता क्या था कि 1-2 सवाल कठिन होते थे,
लेकिन इस वर्ष 12 के 12 सभी प्रश्न आसान हैं, सभी प्रश्न लिखने के लायक हैं और सभी अंकदायी।